वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 23 जुलाई है, तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में आज पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। साथ ही मेन टॉपिक और सब टॉपिक पर भी चर्चा करते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो न्यू एस्पिरेंट है, न्यू लिसनर, न्यू व्यूअर हैं। साथ ही लाइक और शेयर का बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और हमें इम्प्रूव होने का मौका मिल सके। और जो हमारे पुराने लिसनर व्यूअर हैं उस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए सारे सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप लोग का सपोर्ट हम लोग को मिलता रहे और हम एक अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा धीरे रहेगी, पर कोशिश करूंगा चीज़ों को जल्दी अच्छे तरीके से समाप्त करने का। तो चलिए देखिए आज के न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में है भ्रष्टाचार आरोप से घिरी दिल्ली की आबकारी नीति, होगी सीबीआई जांच। तो देखिए इस पर विशेष आपको पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट तो कुछ बनेगा नहीं, पर आप लोगों को इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि किसी राज्य में किस प्रकार की नीति अगर गलत बनती है तो सीबीआई जांच किस रूप से करती है, और कुछ नीति ऐसी बन जाती है जाने अनजाने में जो दूरगामी परिणाम लेकर आती है। तो इस पर नज़र बनाए रखना है। इस न्यूज़ को आप लोग कवर कर लीजिएगा और दिल्ली यूटी के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर इस नज़र को देखिएगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया है, उनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको इस रूप से देखना है कि नीतियाँ किस रूप से जाने अनजाने में बन जाती हैं। एक पक्ष तो लगता है क्या यह सही है, इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा, पर उसका दूरगामी परिणाम उसका सामाजिक और आर्थिक रूप से भी देखने को मिलता है। नीतिगत तो होता ही है। तो इसके संबंध में रिपोर्ट कुछ आया है मुख्य सचिव का, तो वो भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस रूप से आप लोगों को कवर कर लेना है, उसके ज़्यादा आप लोगों को इससे करना नहीं है। इस प्रकार देखिए कल मैंने ईडी का भी चर्चा किया था, ईडी किन किन मामलों में छापा कर सकती है। तो देखिए पुनः ईडी का छापा पड़ा है और देखिए विरोधाभास कितना हमारा देश में अब चल रहा है कि ईडी छापे में पैसे भी जब्त कर रही, संपत्तियां भी जब्त कर रही है, फिर भी विरोधी पार्टियों को यह लग रहा है कि सरकार इस संस्था का दुरुपयोग कर रही है राजनीतिक स्वतंत्रता को दबाने में या वैचारिकता को दबाने में। यह मुद्दा हो सकता है विवाद का या प्रश्न का मुद्दा हो सकता है कि किस रूप से सरकारी संस्थाएं कार्य करती है दबाव में। देखिए एक बात है, नॉर्मल वे से समझिए इसे, ऐसे आप लोग एस्पिरेंट के तौर पर नहीं लिख सकते हैं, पर नॉर्मल वे में जाइए। सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, हमारे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही, जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी अगर कल आ जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां उनके दिशा दशा के रूप में कार्य करती है। कोई भी सरकारी एजेंसियां रहे, हाँ, पर उसका एक कैटेगरी है, उसका एक सीमा ज़रूर होता है, किस सीमा तक वो कार्य करेगी उसके दिशा और निर्देश में। पर मुख्यतः यह देखा जाता है कि आज जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सीबीआई हो या ईडी हो या इस प्रकार की कोई भी संस्था है, जैसे चुनाव आयोग पर बार बार, इलेक्शन कमीशन पर बार बार लगता है आरोप, वो अपनी कार्यशैली में कार्य अपनी करती है, क्योंकि उसके संवैधानिक बाध्यता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता है। जो भी कार्य है, ऐसे मामले आपको देखने को मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार के दबाव में आके ईडी कहीं छापा मार सकती है, पर क्या वो छापा जायज़ है या नाजायज़ है, वो उसके जांच के दौरान की गई प्रक्रिया पर डिपेंड करेगा। तो इसमें प्रक्रिया में कोई भी संस्था ढील नहीं करती है, क्योंकि वो संवैधानिक बाध्यता और से बंधी होती है। वो अपने सरकारी जो नियम कानून होते हैं उससे बाहर जाके काम नहीं कर सकती है। तो इसलिए देखा जाता है कि कोई भी, अगर मान लीजिए अभी भाजपा सरकार में, मैं इन साइड जाके बात कर रहा हूँ, भाजपा सरकार में तो इसके जितने विरोधी होंगे, इस प्रकार के छापे पड़ेंगे तो वो इसका विरोध करेंगे। वो यही बोलेंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक वैचारिक मतभेद जो वैचारिक है उसे बंद करने के लिए, लोकतंत्र को खतरे में करने के लिए इन सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रही है।
यही सरकार, जब भाजपा सरकार अभी जो वर्तमान में है, जब विरोधी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो भाजपा इसका विरोध करेगी, क्योंकि ऐसे मामले में यही देखने को मिलता है। पर संस्थाएं न्यूट्रल होकर काम करती है और अपना कार्यदायित्व वो समझती है, और एक एस्पिरेंट के रूप में आपका जवाब भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कल इस पर मैंने चर्चा भी किया है, सीबीआई की विशेष चर्चा पहले भी किया जा चुका है, आने वाले समय में फिर पुनः एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना, इससे ज़्यादा न्यूज़ को कवर नहीं करना है। आप लोग भावनाओं में मत बहिएगा कि हम किस पार्टी से हैं, किस पार्टी का पक्ष रखते हैं, किसका विरोध करते हैं। आप एक एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट की तरह सोचिएगा। चलिए, एक न्यूज़ आप लोगों के लिए है, पीटी ओरिएंट न्यूज़ है यह। यहाँ इस साल से प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन और सूर्या, जो दक्षिण साउथ के एक जाने माने अभिनेता है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग अंडरलाइन किया गया, और ये अंडरलाइन आप लोगों को जो पेपर है PDF, इसका पेपर का PDF ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद उससे आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, कैसे क्या है, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। वर्ष 2020 का 68 पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इस पुरस्कार में तो आप लोग को ये सब कवर कर लेना, किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, निर्देशक किसे मिला है। तो इस प्रकार के पुरस्कार भी जो भी है, तो आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंट है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ प्रश्न बनता है। चलिए, हम लोग और विशेष बात आगे करेंगे। देखिए, मुख्य सचिव ने भी रखी थी बात, लापरवाही की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिल्ली सरकार ने निविदा जो दस्तावेजों का प्रावधान में ढील गई। जो दिल्ली के लोग हैं, जो जानते हैं आबकारी जो है शराब नीति किस रूप से काम करती है, वहाँ खुले में शराब आप पी सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी रूप से। कोरोना काल में इसका आप देखे होंगे नज़ारा। तो जान जा रही एक तरफ, पर शराब लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं लोग, और दिल्ली सरकार उसे दे भी रही है। देखिए, यही होता है विरोधाभास। किसी नीति का अगर आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो किसी समय जाकर, किसी हद तक जाकर वो देश और राज्य के लिए खतरा बन जाता है, वैसी नीतियाँ। तो इसके लिए मुख्य सचिव जो थे, उनका एक दिया गया था रिपोर्ट, वो आप देखिएगा तो समझिएगा चीज़ों को किस रूप से है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने में अभी फैसला नहीं है केंद्र सरकार की। कल आपको संसद में ये बात कही गई है, पर इससे कुछ सवाल आप लोगों के लिए मेंस और इंटरव्यू के लिए उभर के सामने आते हैं। इंटरव्यू के लिए पीटी में जो इससे रिलेटेड होंगे न्यूज़ सब टॉपिक, उससे आप लोगों को प्रश्न बनेगा। तो देखिए, यहाँ कुछ बातें हैं। पहले तो न्यूज़ में कवर अंडरलाइन किया, उससे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसके की नोट्स पर हम लोग बात करेंगे। समान नागरिक संहिता जो है, उससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले हैं, इसलिए सरकार अभी कोई फैसला नहीं दे सकती। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जान लें, किसी भी मामले में लंबित मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहीं भी हो, तो सरकार उस पर निर्णय नहीं ले सकती, उस पर नियम कानून तब तक नहीं बना सकती जब इसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता है उस किसी भी मुद्दे पर। तो एक चीज़ आप लोग को टॉपिक से यहाँ कवर होगा, आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट में है, आप लोग को यहाँ पर कुछ चर्चा बताया गया है कि नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है। अनुच्छेद 44 के तहत इसकी चर्चा है, जो और 21वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता संबंधी समीक्षा की है और परामर्श पत्र आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो आप लोग उसे देख सकते हैं अगर आप लोग देखने का मन है, जिसमें आप लोगों को इस संदर्भ में भी आप लोगों को विधि आयोग को रखनी चाहिए कि विधि आयोग का रिपोर्ट जब भी आता है तो एग्ज़ाम में वो प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता जो है, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो लागू है। और उत्तराखंड हाल ही में जहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके द्वारा यह लागू करने की बात की गई थी। इतना तो पीटी फैक्ट आपको हो गया इस मेन टॉपिक से। अब इसके की नोट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमें और भी आगे बढ़ने का मौका मिले। साथ ही साथ देखिए, आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का। प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए और वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं जहां पर विभिन्न टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट का प्राइस बहुत लो रखा गया है और आप स्टैंडर्ड टेस्ट अगर देना चाहते हैं
तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और देखिए विजिट करके एक बार क्या है युक्ति आईएएस आपके लिए लेकर आया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए की नोट्स इसका क्या है, समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो क्या है। और देखिए इससे रिलेटेड जो पिक्चर है आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया गया है, इसलिए ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप लोग या तो ऑफिशियल जो लिंक है युक्ति आईएएस का उस पर जुड़ सकते हैं, या आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का भी ग्रुप बना हो उसमें भी जुड़ सकते हैं। दोनों में आप जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए हम लोग आप बात करते हैं। भारत में एक समान कानून के साथ सभी धार्मिक समुदाय, ध्यान रखिएगा, सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों की एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है यह समान सिविल संहिता। इसका यह मानना है कि सभी धार्मिक समुदायों के लिए क्या करना है, इन सब मामलों अर्थात जो धार्मिक मामले हैं उससे संबंधित एक रूपता प्रदान करना है। तो यह समान नागरिक संहिता का पहला विशेषता है, यह मांग करती है। दूसरा, अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र या संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 याद रखना आप लोग को, अनुच्छेद 44 कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो सबसे पहले राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता है, वो बाध्य नहीं कर सकता है राज्य को किसी नियम कानून को बनाने के लिए। हाँ, यही कानून अगर मौलिक अधिकार में होता तो बाध्य होता राज्य, केंद्र सरकार या राज्य की सरकारें इसे बनाने, इससे संबंधित नियम कानून को बनाने के लिए। और ये जो वाद है, जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको प्रश्नगत भी नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि हमारी मौलिकता समाप्त हो रही है या हम इससे प्रभावित हो रहे हैं इस मुद्दे से, तो इस पर नियम कानून बनना चाहिए। राज्य कहने का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 37 इससे संबंधित कुछ बातें करता है। क्या करता है कि राज्य के निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था के मौलिक प्रकृति के होंगे। देखिए, पर इसमें निहित कुछ सिद्धांत है जिसकी मौलिकता को बनाए रखने के लिए न्यायालय दिशा निर्देश दे सकता है, पर वो बाध्य नहीं कर सकता राज्य को। क्या आप न्यायालय में जाइए, किसी मुद्दे को लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाके न्यायालय से बाध्य करवा सकता है इससे संबंधित नियम कानून बनाने के लिए। दिशा निर्देश जरूर दे सकता है न्यायालय कि हाँ इस पर कार्य होना चाहिए, पर वो सरकार पर डिपेंड करेगी क्या कार्य करना है या नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस नियम से ऐतिहासिक पक्ष हम लोग देख लेते हैं, क्या ये नया मामला है या पहले से भी मामला चला आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये औपनिवेशिक अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि वर्ष 1935 में ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि सभी के लिए एक नियम कानून बनाया जाए जो धर्म आधारित और उसकी संबंधित नियमों को एक रूपता दे सके, पर वो मामला नहीं बन सका किसी कारणवश। साथ में वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया और ब्रिटिश शासन के व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने के लिए कानूनों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। हिंदू कानून को से समिति गठित किया गया था। तो उसके बाद पुनः क्या होता है, वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो किस पर लागू होगा, हिंदुओं, बौद्ध और जैन सिखों पर, 4 लोगों पर, हिंदू धर्म और उससे संबंधित जो पंथ है बौद्ध, जैन और सिख, उस पर लागू होगा यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में एक विधेयक को लाया गया, अपनाया गया, जिसमें मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों को अलग व्यक्तिगत कानून हो इससे संबंधित बात की गई थी। अभी भी वर्तमान में यह है, पर इसी के लिए यह एक रूपता की बात करता है, सभी के लिए एक नियम कानून हो। जब ये 4 लोगों के लिए हो सकता है तो इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। देखिए, एक सब पक्ष और विपक्ष दोनों हो सकते हैं। पक्ष वाले ये बात बोलेंगे ये जरूरी है राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, एक रूपता लाने के लिए, नियमों के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पर धार्मिक रूप से यह देखा जाए तो धार्मिक आधार पर इसका विरोध लोग करते हैं, उनकी अस्मिता का सवाल हो जाता है। तो ये देखिए, यह विवाद का कारण होगा, सरकार इस पर जल्द निपटारा रहेगा। और जब हम बौद्धिकता के स्तर पर पहुंचते हैं और जब राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है तो सभी नियमों कानूनों को एक रूपता, एक न्यूनतम एक रूपता तो देना होगा। न्यूनतम की बात कर रहे हैं, न्यूनतम एक रूपता देना होगा। कम से कम ऐसी एक रूपता तो जरूर देनी चाहिए जहाँ सभी धर्मों को, सभी धर्मों के उसके पंथों को एक आधार पर नापा तोला जा सके। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसको अलग रखा जा सकता है अपवाद स्वरूप, पर न्यूनतम एक रूपता लानी चाहिए, मेरा भी यह मानना है।
और इसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए। केवल धार्मिक आधार पर विरोध करना एक जायज़ कदम नहीं हो सकता है। अगर उसके डिमेरिट्स को देखा जाए तो यह बहुत ही लॉन्ग टर्म में देश को नुकसान कर सकता है। तो चलिए उसके आगे हम लोग बात करेंगे वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति में देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करती है। तो इन सब अधिनियम में एक समान नागरिक संहिता की बात करती है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं किन किन नियमों, किन किन अधिनियमों में। बहुत से ऐसे और भी अधिनियम है जिसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानूनी प्रावधान है, जैसे IPC का धारा है, CRPC का धारा है। तो जो भी इस तक विधिक कानून है वहाँ पर तो यह लागू होता है एक समान नागरिक पर। जब विवाह, तलाक और गोद लेने जैसे मुद्दे पर आता है बात, तो कुछ डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखना है। बस आप लोग नोट याद रखना है, राज्यों में कोई कानून कोई संशोधन किए हैं, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों को अभी भी विविधता है। बहुत से ऐसे जो कानून हैं कई संशोधन के साथ अपनाए गए हैं, लागू किए गए हैं राज्यों में भी। जो केंद्र सरकार लागू करती है वो राज्य सरकार, जैसे GST का मामला आप मान सकते हैं। GST केंद्रीय कानून है जहाँ राज्यों में भी लागू है। साथ ही आप इस तरह देख सकते हैं बहुत सी जगह अभी हाल ही में परिवहन नियम लाया गया था, तो जहाँ पर बहुत से राज्यों ने विरोध किया था, अधिकतर राज्यों में इसे लागू किया गया। तो इस प्रकार के भी बहुत से नियम कानून हैं। उसी प्रकार यह समान नागरिक संहिता को भी लागू करने, न्यूनतम एकरूपता अपनाते हुए इसे लागू करने की जरूरत है। पर इसके बीच में कुछ संवैधानिक अवरोध भी उत्पन्न होता है, जैसे अनुच्छेद 25 की चर्चा कर इसके बिना नहीं अधूरा रह जाएगा। जब किसी को भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। यह अनुच्छेद 25 यह कहता है, मानता है किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता और उसकी जो प्रचार है, मानने की विधि विधान है, उसे संरक्षित करता है उसके संबंध में। तो ये एक बाधा उत्पन्न करता है। साथ में अनुच्छेद 14 क्या है, निहित समानता के अवधारणा के विरुद्ध भी है। तो ये अनुच्छेद 14 भी एक इसके संबंध में, समान नागरिक संहिता के संबंध में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें संशोधन या इस प्रकार के बीच का मध्यस्थ का रास्ता निकालने की जरूरत है, जो एक राष्ट्र में न्यूनतम एक रूपता लाई जा सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इससे नागरिक संहिता संबंधित आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा, टॉपिक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर फिर पुनः आएगा इस पर चर्चा, तो इसका अगले रूप में हम लोग अगले तरीके से हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है बात हम लोग करते हैं। देखिए और भी न्यूज़ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। भारत की स्थायी सदस्यता पर सुरक्षा परिषद के 5 में से 4 देश सहमत है। चीन को छोड़कर बाकी 4 देश सहमत है। यह संसद में बात की गई है। अभी संसद सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, और सत्र से संबंधित मैंने लास्ट कल के न्यूज़ में कवर किया था। तो लास्ट जो वीडियो है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा कौन सा सत्र कब होता है, उसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा क्या है। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। 5 अस्थायी सदस्य ने 4 विश्व स्थायी जो सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। चीन एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक के जो सिक्योरिटी काउंसिल है UN का सदस्य बनने के लिए भारत के प्रयास का समर्थन नहीं करता है। उसका मानना है क्या कि वो समर्थन इस तरह से करता है जिसमें जो निकाय के अधिकार और प्रभावकारिता में वृद्धि हो और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व और आवाज़ बढ़े, ताकि छोटे और मध्यम आकार के देशों की आर्थिक अवसर मिले। पर यह समझ से परे है। जो कॉन्सेप्ट वो दे रहा है, चीन जो दे रहा है कॉन्सेप्ट, क्या उस पर भारत 100% फुलफिल नहीं करता है। भारत विगत कुछ वर्षों में वैश्विक परिदृश्य में एक अलग छाप रखता है। मेरा या बहुत से विचारकों का यह स्पष्ट मानना है, अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाए तो वहाँ बहुत से व्यापक सुधार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र को अगर आप शामिल करते हैं तो जो वहाँ पर मुद्दे उठेंगे, जो आधार बनेगा, और जो छोटे विकासशील देशों की जो लोकतांत्रिक मान्यताओं को जो भारत रखता है, मानता उसके संबंध में, वो भारत से अधिक बेहतर कोई नहीं रख सकता है। ऐसा बात है। इसके संबंध में चीन ये बात बोलता भी है, इसके स्वरूप के बारे में बात करता है। चीन जो है भारत के स्वरूप के बारे में बात करता है, पर इसके
अस्थायी सदस्यता के संबंध में वो पीछे हट जाता है। इसके लिए कुछ भी उसके व्यक्तिगत कारण है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है, अपने सुरक्षा से संबंधित कारण है, पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को। इस तरह की तरीके के मुद्दे में एक वार्तालाप, एक बेहतर संबंध स्थापित करके ये प्राप्त किया जा सकता है। और आज न कल तो भारत को अस्थायी सदस्यता देना होगा, चीन अगर माने या ना माने। क्यों? क्योंकि जैसे अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बन रहा है जिसमें भारत का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में भारत एक अलग स्थिति में होगा। हो सकता है वीटो का जो कॉन्सेप्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें कुछ बदलाव आए और उसके बाद या स्पेशल रेफरेंस के साथ भारत को इसमें शामिल किया जा सकता है। भारत के साथ कुछ और भी देश हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद भारत 5 पड़ोसियों के साथ क्रेडिट लाइन दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्रेडिट लाइन क्या है, किसको क्या दिया गया है। तो इसके संबंध में, क्रेडिट लाइन के संबंध में क्या है, देखिए, उस सीमा तक निर्धारित किया गया है, उधारी दिया जाता है जिसमें इस्तेमाल किसी भी समय किया जाएगा। उस सीमा जो आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकता है, तब तक अधिकतम सीमा तक पहुंच ना जाए। तो क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट यही होता है। उसके संबंध में कुछ देशों की परियोजनाओं में, कितनी परियोजनाओं में भारत सरकार ने दिया है, तो ये संसद में बोला गया है। तो पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका 14.4 अरब अमेरिकी डॉलर का 37 लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। तो ये प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में कुछ की नोट्स देख लेते हैं। क्या है की नोट्स, तो देख लीजिए। पहले तो आप लोग सुरक्षा परिषद के संबंध में जाइए। वर्ष 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसमें क्या 5 अंग हैं। देखिए क्या 5 अंग है इसके थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टशिप परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इसके जो प्रमुख यूएन के अंग है, उसके अतिरिक्त यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, स्विट्ज़रलैंड है, या आप लोग को केनिया है। तो ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, तो ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर है। नेक्स्ट है, यह क्या है, मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने के लिए उत्तरदायी है। यह कितना हद तक उत्तरदायी, इस पर मैंने लास्ट एक बार आप लोगों को दैनिक जागरण में ही बताया था, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ये कवर किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका किस रूप से उभरी है, वो किस रूप मुद्दे में भारत जब अस्थायी सदस्यता की बात करता है तो किन किन मुद्दों पर असफल रहा है। तो वो आप लोग ज़रूर जाके वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। क्या भारत की अध्यक्षता प्रति माह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होता है। जो भी 5 और प्लस 10 जो भी होगा, उसकी अध्यक्षता रोटेशन बाय अल्फ़ाबेट रोटेशन होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पर वीटो 5 ही देशों को दिया गया, जिसमें आप लोग 5 अस्थायी सदस्य जानते भी होंगे बहुत से लोग जो है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है 5 अस्थायी सदस्य में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। और जो हाल ही में जो इसके स्थान पर जो ये आए हैं, उससे पहले कौन था, ये पीटी में आप लोग को प्रश्न पूछता है, कौन सा नया सदस्य आया है, कौन सा अभी सदस्य उसके स्थान पर लिया है जगह, कौन छोड़ा, ये सब प्रश्न पूछता है। वर्तमान 10 सदस्य कौन है, ये भी प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है पीटी में, तो ये ध्यान रखिएगा। एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रेनाइट, ट्यूनेशिया और वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके स्थान पर ये देश आए हैं। आधार क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का, तो ये एक संस्थापक सदस्य। सबसे पहले तो भारत एक संस्थापक सदस्य है यूएन का। उसके भारत अब तक 2 वर्षों के गैर अस्थायी सदस्यों के लिए 8 बार निर्वाचित हो चुका। जो 10 सदस्यों अस्थायी सदस्यों का चयन होता है 2 वर्ष के लिए, उसमें 8 बार भारत का चयन हो चुका है। तो ये कुछ अलग स्थिति रखता होगा, इसलिए भारत का चयन होता होगा। भारत में P5 जैसे P5 चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए जो अस्थायी सदस्य हैं, जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त है। देशों की तुलना में जमीन पर तैनात शांति सैनिकों, जो यूएनओ का शांति सैनिक होता है, की संख्या लगभग दोगुनी है। जितना इसकी संख्या है इन 5 देशों का, उससे दुगनी संख्या भारत देता है। तो देखिए कितना बड़ा रोल अदा करता है भारत। और कुछ जो देश हैं वो ये बोलते हैं कि भारत इसमें प्रतिबद्ध नहीं है, या भारत जो अभी समय नहीं है भारत को इसमें अस्थायी सदस्यता देने के। जितनी कुल 5 देश है, उससे कहीं दुगनी संख्या भारत देता है यूएनओ के शांति जो सेना है उसके लिए।
भारत 43 शांति अभियानों में भाग लिया अब तक। ध्यान रखिएगा 43 शांति अभियानों, जिसमें कुल 1,60,000 से अधिक सैनिकों महत्वपूर्ण भूमिका पुलिसकर्मियों ने अदा की है। साथ में बहुत से सैनिकों ने शहादत प्राप्त की है। तो यह ध्यान रखना है। इस रूप से आप लोगों को ये कुछ पॉइंट देकर आधार बताना है कि क्यों अस्थायी सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए। अवसर क्या है? भारत 2 महाशक्तियों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1950 और 1955 में यूएनओ सिक्योरिटी जो काउंसिल में शामिल होने का पेशकश की थी, जबकि भारत उस दौर में शीत युद्ध के राजनीतिक कारण के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यही राजनीतिक भूल तत्कालीन सरकार के द्वारा कर दी गई थी उस समय। तो जो इसका खमियाजा वर्तमान तक या आने वाले समय तक जो भी सरकारें रहेंगी वो इस मुद्दे पर कमज़ोर रहेगी। हम अपना स्थान, हम जो मांग दी गई थी चीन के स्थान पर हमें दिया गया था कि चीन न बन के भारत इसकी अस्थायी सदस्यता ग्रहण करेगा, पर भारत ने चीन को यह दे दिया था कि चीन को ही अस्थायी सदस्यता दिया जाए। हालांकि उसमें कुछ व्यक्तिगत कारण या राजनीतिक कारण हो सकते हैं, पर यह बहुत सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी जिसके खामियाजा देश आने वाले समय जब भी इस पर जब तक अस्थायी सदस्यता नहीं बनेगा तो वहाँ पर इसका और उसका प्रभाव बना रहेगा। 2 बार ये दिया गया अवसर था, वर्ष 1950, और दोनों महाशक्तियों ने उस समय दिया था और दोनों महाशक्तियों को उसमें दबदबा रहता था। हालांकि अभी बहुत से मुद्दे पर ऐसे हैं, उस समय चीन भी इसका विरोध नहीं कर रहा था, उस दौर की बात है। पर भारत ने इसका इस अवसर को भुना नहीं पाया और राजनीतिक भूल कर गया। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान है, भारत वर्तमान वर्ष 2020-22 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसके अस्थायी सदस्य है और अगस्त महीने में इसका अध्यक्ष भी रहा था। लास्ट जो अगस्त महीना 21 का था उसमें भारत संयुक्त राष्ट्र काउंसिल सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भी रहा। तो ये पीटी में आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसमें मतभेद के 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं। अस्थायी सदस्यता की जब भी बात होगी तो वहाँ मतभेद का 2 ग्रुप देखने को मिलेगा। जो G4 देश है, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील का मुद्दा देखने को मिलता है, जहाँ पर यह व्यापक सुधार की बात करते हैं। वहीं आपको यूनाइटिंग फॉर कंसेंस UFC का एक ग्रुप देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, इटली और अर्जेंटीना। यह बात बोलता है कि क्षेत्रीय असमिति का भी मुद्दा उभर कर सामने आता है। ये 2 मुद्दे हैं जिसके आधार पर अस्थायी सदस्यता का हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है और आपस में ही देश इन मुद्दे पर बढ़ जाते हैं और यह अवसर जो रहता है अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने का वो भुना नहीं पाते हैं लोग। तो यह एक मुद्दा है जिससे संबंधित आप लोगों को की नोट्स देख लिए, सब टॉपिक देख लिए। तो इतना ही आप लोगों को कवर करना है एग्ज़ाम ओरिएंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है, नीचे आप लोग का आर्टिकल जो है एक ज़रूर आप लोग को पढ़नी चाहिए। ये आर्टिकल आपको माइंड फ्रेश करेगा, इसलिए क्या स्वतंत्रता की आड़ में मजहबी एजेंडा चलाया जा रहा है देश में। तो सांप्रदायिक मुद्दे जितने भी हो, पर किसी भी पक्ष का हो, तो किस रूप से यह स्वतंत्रता की आड़ में मजहबी एजेंडा चलाया जा रहा है, इस पर एक लेख विकास सारस्वत के द्वारा लिखा गया। ये जाने माने व्यक्ति है, इनका योगदान बहुत ही अच्छा है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, इसके संबंध में टॉपिक को आज कवर कीजिएगा और कुछ एक न्यूट्रल व्यू बनाइएगा, क्योंकि एस्पिरेंट को क्या चाहिए, एक न्यूट्रल व्यू पर रहना, ना इसके पक्ष में ना विपक्ष में, बीच के न्यूट्रल व्यू में रहना है। तो यह आपको एक न्यूट्रल व्यू बना के देगा, तो इसे ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। हम एक नज़र में ही किसी को सांप्रदायिक कह देते हैं और किसी को देशभक्त कह देते हैं, तो यह दोनों ही घातक है देश के लिए। तो ध्यान रखिएगा। तो यह आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या मजहबी एजेंडा होता क्या है, किस रूप से प्रभाव में लाता है। तो ये आपको आलेख आज क्लियर करेगा, तो इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए आज यहाँ पर नेक्स्ट है, इंटरनेट मीडिया का विनिमय आवश्यक है। तो इंटरनेट कल ही बहुत से यूट्यूब चैनल और वेबसाइट को सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, तो उससे संबंधित कुछ नियम कानून की बात डॉक्टर संजय वर्मा के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। धारा आर्टिकल 66, इस पर IT एक्ट जो 2000 था उस पर भी चर्चा मैंने किया था पहले, और जो संशोधन हुआ था हाल ही में उस पर भी चर्चा मैंने वीडियो में किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आप लोग वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। और ये कुछ
प्रश्न करते हैं, तो ये ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही है। देखिए कुछ बातें बस आप लोग को यहाँ से कवर कर लेना चाहिए, जब इस पर विस्तृत न्यूज आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे रुपये का स्थिरता बर्दाश्त नहीं करेगा, दास RBI के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास, उनके द्वारा कहा गया है। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट हाल ही में जो मैंने बताया था आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने के लिए जो RBI ने नियम और कार्य कर रहा है, उसके संबंध में कुछ और भी बातें की गई है। तो इसके संबंध में शाश्वत जी ने कुछ पैमाना बताया, तो इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए केंद्रीय पूल में कितना है, 285.10 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। जो ये संसद में बोला गया, जो हमारे स्टॉक से बफर स्टॉक से उससे 80% अधिक है। तो ये ध्यान रखने की बात है, इस पर कुछ बातें की गई है। हमारा बफर स्टॉक कितना था, कुछ केंद्रीय पूल के तहत कितना है आया हुआ है, और वर्तमान में हम लोग कितना है इस वर्ष मौसम, जो वर्तमान मौसम है उसमें कितना लाख टन संग्रह की है, इस पर बात की गई है। और अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार गेहूं के अनुमानित स्टॉक कितना है, 74.4। तो ये आंकड़ा कुछ दिया गया, PT ओरिएंट है, आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और चलिए और कुछ नहीं, विस्तृत चर्चा करने की बात नहीं है। नेक्स्ट बस आप लोगों को ये देख लेना है, वैश्विक संकट के दौर में रूस और यूक्रेन की समझौता हुआ है हाल ही में। तो ये आप लोगों को PT ओरिएंट पूछ सकता है, इस समझौते में कौन कौन देश शामिल है। तो जैसे यूक्रेन, तुर्की का नया नाम है, ध्यान रखिएगा तुर्की। तो तुर्की और रूस संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में इस्तांबुल में किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता के रूप में इस्तांबुल। और इसका मध्यस्थ देश कौन बना है, तुर्की, जो वर्तमान पहले पूर्व नाम तुर्की था। और रूस और यूक्रेन के बीच जो वहाँ पर बफर स्टॉक पड़े हुए हैं, विश्व का खाद्यान्न संकट बना हुआ है, तो उसे दूर करने के लिए यूएन महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस है, उनके द्वारा यह कदम उठाया गया। और तुर्की को मध्यस्थ देश बनाकर, क्योंकि तुर्की दोनों देशों के साथ एक सहयोगी देश के रूप में रहता है, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ, तो इसके लिए एक वार्ता किया गया, सहमति व्यक्त की गई। तो यह आप लोग को प्रश्न PT में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात देख लीजिए, यहाँ पर चीन का दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा टावर बन गया। तो कौन कौन टावर है, तो यहाँ पर दिया गया, तो PT ओरिएंट है, ये पूछा जा सकता है, तो इसे कवर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आज के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। कल हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ कवर करेंगे, आएंगे, क्या है नहीं है। तब तक लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपना कमेंट जरूर कीजिए कोई भी इशू हो रहा है। और साथ में हमारे जो पुराने लिसनर व्यूअर हैं, वो चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। और ऐप हमारा ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, सभी सुविधाएं दी गई है, तो आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। कल फिर एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।